हेलो सेकेंड ईयर, मैं डॉक्टर अंजू बाला, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में पिछले 2-3 लेक्चर से नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एकाधिकार में कीमत व उत्पत्ति का निर्धारण, जिसमें हमने डिटेल से पूरी परिचर्चा पूरी करी है। इस क्लास में हम प्रथम अंश, द्वितीय अंश व तृतीय अंश के कीमत विभेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम अंश का कीमत विभेद। प्रथम अंश के कीमत विभेद में एक अधिकारी प्रत्येक उपभोक्ता के लिए अलग अलग कीमत निश्चित करता है और उसे उपभोक्ता की मांग का पूर्ण ज्ञान होता है, जिससे वह उपभोक्ता की संपूर्ण बचत ले लेता है। ऐसी स्थिति में सीमांत आय वक्र की मांग वक्र बन जाता है। मान लीजिए एक उपभोक्ता 1 रुपये प्रति इकाई पर 10 इकाई खरीदता है, लेकिन वह इसके लिए 40 रुपये देने को उद्यत हो जाता है, तो 40 - 10 यानी 30 रुपये की उपभोक्ता की बचत मिलती है, उसे अधिकारी ले लेता है। प्रथम अंश का कीमत विभेद चित्र के द्वारा भी बताया गया है। जैसे कि चित्र में बताया, एक अधिकारी की कुल आय है वो है OQBC। उसे सीमांत आय वक्र OQ तक नीचे का क्षेत्र होता है। इस प्रकार प्रथम अंश के कीमत विभेद में एक अधिकारी प्रत्येक उपभोक्ता की संपूर्ण बचत ले लेता है, जो मुद्रा की सीमांत उपभोक्ता स्थिर मानने पर RCB क्षेत्र के बराबर होती है। जॉन रॉबिन्सन ने इसे पूर्ण विभेद कहा है। यह विभेद थोड़े ग्राहकों की स्थिति में संभव है, जहां एक अधिकारी इतना दक्ष होता है कि वे उपभोक्ता द्वारा दी जाने सकने वाली अधिकतम कीमत जान लेता है। यह कीमत विभेद की चरम सीमा होती है। लिप्से व क्रिस्टल का मत है कि पूर्ण कीमत विभेद में वस्तु की प्रत्येक इकाई एक भिन्न कीमत पर बेची जाती है, इसलिए यहाँ की कीमत MR=MC की शर्त पूरी होती है। अतः यह प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन की स्थिति में मिलती जुलती होती है। दूसरा है द्वितीय अंश का कीमत विभेद। इसमें एक अधिकारी उपभोक्ता की बचतों का कुछ ही अंश ले पाता है। गैस, बिजली, टेलीफोन आदि सार्वजनिक सेवाओं की बिक्री में प्राय बहुत कम क्रेता होते हैं। उनकी रुचि व आमदनी में अंतर पाए जाते हैं। मान लीजिए एक विद्युत कंपनी प्रथम 200 इकाई 16 रुपये कीमत पर, द्वितीय इकाई 212 रुपये की कीमत पर, तृतीय 200 इकाइयाँ 8 रुपये की कीमत पर, चतुर्थ 400 इकाई 4 रुपये की कीमत पर बेचती है। उसकी कुल आय 3200 + 2400 + 1600 + 1600 यानी 8800 रुपये होती है। बिना द्वितीय अंश के कीमत विभेद में उसकी कुल आय कम होती है। उपरोक्त चित्र में बताया भी गया है। इस चित्र में एक अधिकारी की उपभोक्ता की बचतों की संपूर्ण अंश नहीं मिलता, बल्कि कुछ ही अंश मिलता है। जैसे कि प्रथम आयताकार में A, द्वितीय की B, तृतीय की C, चतुर्थ की बताई गई है। 6, 16, 12, 8, 4 कीमत होती है। तीसरा है तृतीय अंश का कीमत विभेद। इस स्थिति में एक अधिकारी कुल उत्पत्ति का कुछ अंश ही अपेक्षाकृत ऊंचे भाव बेचकर उपभोक्ता की बचत का कुल अंश को लेने में सफल हो जाता है। इस प्रकार अधिकारी बाजार दो में अलग अलग कीमतों पे अपना माल बेचता है, जैसा कि चित्र में बताया गया। इसे हम तृतीय क्रम का कीमत विभेद भी कहते हैं। जैसा कि चित्र में बताया, एक अधिकारी की कुल उत्पत्ति OQ1 है, जो 2 बाजारों में बेचता है। OQ बाजार 1 में BQ कीमत पर तथा OQ1 बाजार 2 में CQ कीमत पर। ऐसा करने से उसकी कुल आय OQBP + OQ1CE होती है। यदि OQQ1 कुल उत्पत्ति एक ही कीमत पर OP1 पर बेचता है, तो उसकी आय OQ1CP1 होती है। अतः कीमत विभेद से उसकी कुल आय PP1EB अधिक होती है, जिससे वह उपभोक्ताओं की बचत पर लेने सफल हो जाता है। इस प्रकार तृतीय अंश के कीमत विभेद में एक अधिकारी उपभोक्ता की बचत का कुल अंश लेने में सफल हो जाता है। एक अधिकारी उत्पत्ति कीमत पर करारोपण व सब्सिडी या आर्थिक सहायता का प्रभाव। एक एकाधिकारी के उत्पत्ति कीमत निर्णय पर वस्तु की
प्रति इकाई के अनुसार कर लगाने या एक मुश्त कर लगाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार वस्तु की प्रति इकाई के अनुसार सब्सिडी या आर्थिक सहायता देने या एक मुश्त सब्सिडी देने का क्या प्रभाव पड़ता है, ये चित्र के द्वारा से समझाया गया है। चित्र में OX पे वस्तु की मात्रा, OY पर कीमत व लागत मापे गए हैं। DD या AR मांग वक्र है, MR सीमांत आय वक्र है। प्रारंभ में सीमांत लागत वक्र MC1 होता है जो MR को काटता है, जिसे कीमत P1 Q1 तथा उत्पत्ति OQ1 स्थापित होती है। अब मान लीजिए प्रति इकाई कर लगाया जाए, जिससे सीमांत लागत वक्र बढ़कर MC हो जाता है, तो प्रति इकाई के बराबर ऊंचाई पर MC के ऊपर की ओर खिसक जाता है और नई संतुलन में कीमत बढ़कर PQ1 उत्पत्ति की मात्रा घटकर OQ1 हो जाती है। इस प्रकार वस्तु की प्रति इकाई के अनुसार कर लगाने से कीमतें बढ़ती हैं, उत्पत्ति की मात्रा घट जाती है। कीमत का बढ़ना मांग की लोच पर निर्भर करता है। MC वक्र से प्रारंभ करने से प्रति इकाई सब्सिडी का प्रभाव स्पष्ट किया जा सकता है। वस्तु की प्रति इकाई के अनुसार सब्सिडी देने का नया सीमांत लागत वक्र MC हो जाता है, जो नए संतुलन में P1 Q1 कीमत तथा उत्पत्ति की मात्रा OQ1 बतलाता है। इस प्रकार प्रति इकाई सब्सिडी देने से कीमत घटती है, उत्पत्ति की मात्रा बढ़ती है। एक मुश्त कर अथवा एक मुश्त सब्सिडी देने से लागत वक्र नहीं बदलते, जिससे उत्पत्ति कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक मुश्त कर से एकाधिकारी लाभ कम हो जाते तथा एक मुश्त सब्सिडी देने से एकाधिकारी लाभ बढ़ जाते हैं। अतः यदि सरकार किसी एकाधिकारी को सब्सिडी देना चाहे तो जनित में प्रति इकाई सब्सिडी दे, ताकि कीमत घटे और उत्पत्ति बढ़े। यह लक्ष्य एक मुश्त सब्सिडी देने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। एकाधिकारी व पूर्ण प्रतिस्पर्धा में तुलना। पहला है AR व MR के आधार पर। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म के लिए वस्तु की कीमत दी हुई होती है, इसलिए उसका मांग वक्र या AR वक्र पूर्णतः लोचदार व क्षैतिज होता है और वह MR वक्र के बराबर होता है। एकाधिकारी में AR वक्र घटता हुआ होता है, MR वक्र उसके नीचे होता है। एकाधिकारी को अपना अधिक माल बेचने के लिए वस्तु की कीमत घटानी पड़ती है, लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंदर फर्म की दी हुई कीमत पर चाहे जितना माल बेच सकती है। दूसरा पॉइंट है संतुलन में MC वक्र की स्थिति। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म के संतुलन पर सीमांत लागत वक्र के ऊपर उठता हुआ होता है। एकाधिकारी में कि संतुलन पर सीमांत लागत बढ़ती हुई घटती भी हो सकता है। तीसरा, दीर्घकाल में अति सामान्य लाभ की स्थिति। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म को अति सामान्य लाभ नहीं मिल सकते, क्योंकि नई फर्मों के प्रवेश व प्रचलित फर्मों के आकार के बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाती है और कीमतें घट जाती हैं। इसके विपरीत दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म अधिक सामान्य लाभ कमा सकती है और प्राय कमाती भी है। हालांकि सैद्धांतिक दृष्टि से कल्पना की जा सकती है अधिक सामान्य लाभ ना भी मिले। चौथा, दीर्घकाल में संयंत्र का आकार। दीर्घकाल में एक फर्म में पूर्ण प्रतिस्पर्धा व एकाधिकारी दोनों में अपने संयंत्र का आकार बदल सकती है, लेकिन अंतर यह है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म के दीर्घकालिक संतुलन में संयंत्र सर्वाधिक कार्यकुशल आकार का सर्वाधिक कार्यकुशल दर पर उपयोग किया जाता है, जबकि एकाधिकारी में इससे छोटे या बड़े आकार का निर्माण भी कर सकता है। पांचवा है एकाधिकारी में प्राय ऊंची कीमतें होती है। एकाधिकारी में प्राय ऊंची कीमतों प्रतिस्पर्धा की तुलना में ऊंची कीमत व कम उत्पत्ति की दशा पाई जाती है। एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए न्यूनतम लागत वक्र की कीमत पर जाना आवश्यक नहीं समझता, लेकिन एकाधिकारी कुशलता बढ़ाकर लागत कम करके एकाधिकारी कीमत कम की जा सकती है। छठा है विज्ञापन की आवश्यकता के आधार पर अंतर। एकाधिकारी को बिक्री बढ़ाने के लिए संवर्धनात्मक विज्ञापन आदि का सहारा लेना पड़ता है, उससे जनसंपर्क बढ़ता है, लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। सातवां है कीमत विभेद। एकाधिकार में कीमत या कीमत विभेद किया जा सकता है, जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में संभव नहीं होता। विभिन्न बाजारों में मांग की लोच में अंतर के कारण एकाधिकारी कीमत विभेद भी कर सकता है। अगला है पूर्ति वक्र के आधार पर अंतर। एकाधिकार में वस्तु की मांग
बाजार कीमत व उत्पत्ति की मात्रा में कोई सुनिश्चित संबंध नहीं पाया जाता, जबकि पूर्ण स्पर्धा में पाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।